ये आ गया। चलें जी। अच्छा, तो अब जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको पीएचपी पढ़ाई ना, तो अब उसके बाद हमने डेटाबेस, आप पीएचपी को डेटाबेस को आपस में इकट्ठा चलाना है, यानी कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का डाटा हमने उसमें सेव कराना है। कल तो हमने एक वो रफ सा पढ़ा था, जो मैंने आपको बनाया था, एक रफ सा पेज था, उसके अंदर मैंने आपको प्लस माइनस करके दिया, मल्टीप्लाई करके दिया, या कुछ भी ऐसा काम किया। लेकिन आज हम वो नहीं करेंगे, आज हमने जो असल हमारा काम है वो करेंगे कि डेटाबेस के अंदर डाटा सेव कराएंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपने जो फॉर्म बनाया फ्रंट एंड में, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सेव करानी है। एक तो देखो यूज़र का नेम हो गया, फुल नेम या लास्ट नेम, वट एवर जो भी आप लिखते हो। वैसे यहाँ पे फुल नेम ही है। फुल नेम आप यहाँ पे एक चाहिए, एक आपको उसका सिटी चाहिए, एक आपको ये वाला फील्ड चाहिए कि स्टूडेंट टाइप, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट या जो भी है। मैंने तो डमी डाटा बनाया ना, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे अब शहबाज आप लोगों का टेस्ट फेज़ है, तो उसमें उसने लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आप डाटाबेस के अंदर सेव कराओ। तो इसका मतलब कि आप पहले फॉर्म बनाओगे, फॉर्म के अंदर आप इतने फील्ड्स बनाओगे, ठीक है, कि नेम सेव कराना है तो आईडी सेव करानी है, पासवर्ड सेव कराना है, वट एवर जो जो चीज़ें मांगनी, इतने आपने ये इनपुट फील्ड्स बनाने हैं। फिर अब डेटाबेस आप डिज़ाइन करोगे। डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा था कि आपका जैम्प रन होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जैम्प रन होगा तो पीएचपी की फ़ाइल रन होगी। अब जैम्प के अंदर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो सिंपल आपने ये माई एसक्यूएल के सामने वाला जो एडमिन है, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो साथ ही आपने यहाँ पे आके न्यू के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का एक डाटा ओपन कर लेता हूँ। अब वैसे आपका जो टेस्ट फेज़ है, उसने वो प्रोजेक्ट के अंदर से ही उठा के दिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा आपको उसने दिया है, कोई नया उसने नहीं दिया। मतलब आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि यही वाला आपका टेस्ट फेज़ आगे आपके फाइनल में भी चलेगा, यही कोड, ठीक है। तो लेकिन ये अब देखते हैं कि इसके अंदर जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट मांगी है, देखें कि उसने ये कहा है, ये उसने टेबल दिए हुए हैं। आप सिर्फ चीज़ ज़्यादा होती है पढ़ने वाली। अच्छा, एक और चीज़, ये एजैक्स एक लैंग्वेज और बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, उसने लिख दिया है, आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम इसको डायरेक्टली पीएचपी के थ्रू सारा करेंगे। तो इसलिए हम ये देखो, उसने खुद पहले बताया कि कह रहा है कि दो पेज बनाओ, एक ड्राइवर का साइन अप पेज होना चाहिए, एक पैसेंजर का साइन अप पेज होना चाहिए। इसी तरीके से उसने कहा कि इनके अंदर ये डाटा होना चाहिए। फिर उसका उन्होंने कहा कि एक लॉगिन बनाओ, किसका? सिर्फ एडमिन का। उसने कहा कि एडमिन का लॉगिन होना चाहिए, और एडमिन क्या काम करे कि इस ड्राइवर और पैसेंजर को, किसी भी को क्या करे, लॉगिन करने के बाद देख सके, और उसको अपडेट, डिलीट या जो भी इस तरह का काम करना चाहे वो कर सके। यानी कि किसी रिकॉर्ड को उसने डिलीट करना है तो डिलीट कर दे, जो भी है। अच्छा, एमेज, एड्रेस ऑफ एमेज कैन बी यूज्ड। ये मतलब उसने एक एमेज वैसे कह दिया कि इसमें एमेज आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि एमेज की पिक्चर। तो यहाँ पे उसने ये रफ इसलिए लिखा है क्योंकि डेटाबेस के अंदर पिक्चर डायरेक्टली सेव नहीं होती है। अगर सेव करानी तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उसने क्या कहा कि सिर्फ पिक्चर आप किसी और जगह पे सेव करा दो, लेकिन उसका एड्रेस आप उसमें सेव करा दो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस काम है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। खैर, अब देखो इसके अंदर हमें फील्ड्स क्या क्या चाहिए। हमें उसके अंदर इतनी चीज़ें चाहिए। मैं अब ये डेटाबेस बना रहा हूँ, आपको फील्ड्स को छोड़ दो। देखो, एक तो वो आपको कह रहा है कि ड्राइवर आईडी वाला कॉलम होना चाहिए, नेम का कॉलम, ईमेल, सिटी, एज, जेंडर और एमएच, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस आपने बनाना कैसे है? आपने सिंपल, जब अपने ये डेटाबेस ओपन करोगे, तो ये टॉप पे आप देखो तो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे न्यू, ठीक है। वैसे आप ये कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हो, एसक्यूएल कमांड्स ये होती हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप कमांड के थ्रू लिख सकते हो क्रिएट डेटाबेस फलां फलां फलां। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप क्यूरी के थ्रू ना करो, आप यहाँ से डायरेक्टली कर लो। आप यहाँ पे क्लिक करो न्यू के ऊपर। न्यू के ऊपर जो ही हमने क्लिक किया, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम लिखो। अब एक चीज़ याद रखनी है आपने, डेटाबेस के नाम के अंदर या टेबल का नाम के अंदर या किसी कॉलम के नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। मसलन मैं लिखना चाहता हूँ टेस्ट फेज, एक मिनट, अच्छा एक्सपोर्टिंग भी चला गया, न्यू, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ टेस्ट फेज। अब मैं टेस्ट फेज ऐसे नहीं लिखूंगा, इंटर सिटी कार पूलिंग। इन स्पेसेस की बात करूं कि इनके दरमियान ये जो स्पेसेस हैं, ये स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ना किसी कॉलम नेम के अंदर, ना किसी डेटाबेस के नेम के अंदर, ना किसी टेबल के नेम के अंदर। अगर आप ये स्पेसेस यूज़ करोगे तो आपका डेटाबेस कभी भी फैच नहीं होगा, वो एरर देगा। क्योंकि वो स्पेस से पहले को एक अलग कमांड के तौर पे ले रहा होता है, स्पेस के बाद जो वर्ड होता है उसको अलग ले रहा होता है, उसके बाद जो होता है उसको अलग ले रहा होता है। अगर आपने इनको करना है तो आप या तो आप ऐसा करो कि हर एक का पहला लफ्ज़ कैपिटल कर दो,
ऐसे जोड़ के लिखो, हर एक का पहला लफ्ज़ कैपिटल कर दो इस तरह से, इंटरसिटी। या दूसरा तरीका आपका क्या है कि आप इसको कैपिटल ना करो, सिर्फ अंडरस्कोर डाल दो, अंडरस्कोर, दूसरा ये वाला स्कोर नहीं डालना, अंडरस्कोर डालना है। अंडरस्कोर डाल के आप इनके नेम के दरमियान ये स्पेसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर इसका याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका डाटा ना सेव होता है, ना रिट्रीव होता है, ना डिलीट होता है। तो वो एरर यही हो रहा है। मतलब नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी, आपने इस तरह का अंडरस्कोर लगा देना है बस। ये हमारा डेटाबेस का नेम आ गया, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह का टेबल आएगा, मतलब ये पेज आएगा। इसमें देखो आपको कह रहा है कि क्रिएट टेबल। टेबल्स क्या होती हैं, अब देखो इस टेस्ट फेज़ के अंदर वो क्या कह रहा है कि टेबल फॉर ड्राइवर, टेबल फॉर पैसेंजर, मतलब कि वो दो टेबल्स मांग रहा है कि यहाँ पे दो किस्म का डाटा होना चाहिए। लेकिन तीसरा भी यहाँ पे टेबल है, कौन सा, एडमन का, क्योंकि उसने क्या कहा कि क्रिएट लॉगिन स्क्रीन फॉर एडमन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडमन का भी ज़ाहिर सी बात है लॉगिन कहीं ना कहीं पे सेव होगा, तो वो एडमन की आईडी फेच करके उसको लॉगिन करेगा। इसलिए तीन टेबल्स यहाँ पे मांग रहा है, एक आपका ड्राइवर का टेबल होगा, एक पैसेंजर का होगा, और तीसरा आपका एडमिन का होगा। अब यहाँ पे हम टेबल नेम लिखेंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ ड्राइवर टेबल, या सिर्फ ड्राइवर लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ड्राइवर टेबल। अब यहाँ पे आप देखो आपको कितने कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये चीज़ सिर्फ आपकी देखने वाली है। तो अब इसमें आपको देखो कितना डाटा है हमारा, कितने कॉलम्स बने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम्स है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 7। ये गो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट होगा। अब ये इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें अब आप ये जो आपका है नेम, ये जो लिखा हुआ है, इन सारे फील्ड्स के अंदर आप कॉलम्स के नेम लिखोगे। नेम मतलब ये देखो ना, जैसे आप ये एक्सेल के अंदर शीट बनाते हो तो आप यहाँ पे नेम लिखते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जब नेम लिखते हो ऊपर टेबल का, ये कॉलम का, यहाँ पे नेम देख के हेडिंग देते हो, ये हेडिंग, ये हेडिंग, यहाँ पे सीरियल, चलो इसको कर दो, ये सीरियल नंबर है। ठीक है, ये स्टूडेंट नेम हो गया, ये इनकी मतलब बात कर रहा हूँ। तो इसके नीचे अब सारा डाटा था, ये आपके वो कॉलम्स नेम है। तो यहाँ पे हम कॉलम्स नेम क्या लिखेंगे, उसने खुद ही दिया हुआ, आपका आसान किया। उसने कहा कि एक कॉलम नेम होना चाहिए ड्राइवर आईडी, एक नेम, एक ईमेल एड्रेस, उसने पहले यही दिया हुआ, आप यही लिख दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो ड्राइवर स्पेस सॉरी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे कॉलम नेम के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्पेस नहीं होनी चाहिए, ड्राइवर आईडी। दूसरा आपका ड्राइवर नेम लिख लो या सिंपल नेम लिख लो, कोई इश्यू नहीं है, जो उसने लिखा वही लिख लो, सिर्फ नेम लिख लो। तीसरा उसने क्या कहा, तीसरा उसने कहा कि जी ईमेल एड्रेस, तो ईमेल आईडी यानी कि उसने लिखा है तो ईमेल आईडी। चौथा उसने कहा आपको जेंडर, यानी कि मेल है या फीमेल है। चलें सिटी, हम इसके नीचे सिटी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। सिटी के बाद उसने क्या कहा कि एज, एज भी लिखनी है हमने। एज के बाद आखिरी उसने कहा कि एम एच। ये जितनी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, आप इन किसी के नेम के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, सिंगल वर्ड है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो होती है आपकी ये टाइप। ये टाइप, अगर आप कॉलम के टाइप गलत देते हो तो आपका डाटा कभी भी सेव नहीं होगा। मतलब कि टाइप कुछ और है, डाटा कुछ और आप सेव कर रहे हो, तो वो सेव नहीं होगा, वो एरर दे जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ई एंड ट्रेडर का मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर जो मैंने टेबल के अंदर डाटा दिया हुआ है, आप अगर गौर करो तो ये पहली वाली एंट है, ये 4, यानी कि कैर को पढ़ता है वैसे ही 4 होता है, यानी कि करेक्टर। करेक्टर मतलब कि इसके अंदर सिर्फ आप ए बी सी ही लिख सकते हो, 1 2 3 ये स्पेशल करेक्टर नहीं लिख सकते। वेर कैर यानी कि वेरिएबल करेक्टर ही होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर जो दिल है लिख दो। इंट मतलब कि आप सिर्फ 1 2 3 ही लिख सकते हो। इससे हट के आपको डाटा सेव करते हो एरर देता है। आप देखो मैं यहाँ पे एक न्यू फील्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट, मैंने यहाँ पे देखो कि जो मर्जी है लिख दिया, हैश डाल दिया, स्पेस डाल दिया, कोई इशू नहीं। लेकिन इस पे भी जो मर्जी है लिख दिया, कुछ कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा, मैं इसमें मैंने लिखा LE1। अब मैं जो ही गो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो क्या किया उसने। अब यहाँ पे उसके एरर देना चाहिए, सॉरी स्पेशल करेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैंने वन से नहीं आएगा, स्पेशल करेक्टर से एरर आएगा। अब देखो इसी को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये इसको अपडेट करना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो मैं आपको इंट की एग्जांपल दे देता हूँ। इसे ये करना नहीं चाहिए क्योंकि जब करेक्टर्स मतलब सिर्फ ए बी सी होती है, बाकी कुछ नहीं होता।
लेकिन चलो अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ, कुछ भी इस तरह की चीज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, उसकी मैं टाइप आपको इंटीजर दे देता हूँ, के या कुछ इस तरह का मैंने लिख दिया। अब सिंपल मैंने इसको ये चीज़ की, तो अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली इस कॉलम में डाटा इंसर्ट करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ ABC, लिख के मैंने एंटर किया, तो ये देखो ये आपको एरर दे रहा है। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। इसी तरीके से आपका ये वेरिएबल भी जितने भी हैं ये इसी तरीके से आपके काम करता है। अगर आपने किसी के अंदर डेट टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, टाइप, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं ये देखो, लेकिन आपने जो याद रखना वो कौन से हैं, इंट, varchar, टेक्स्ट को भी छोड़ दो बेशक, डेट और आपका करेक्टर, बस, बाकियों की आपको ज़रूरत नहीं है। इंट सिर्फ इंटीजर्स, varchar कुछ भी आप लिख सकते हो, डेट आपका मतलब डेट डेट ही आएगी। अब डेट के अंदर भी आप ABC नहीं लिख सकते, अगर आपने डेट टाइप रखी हुई है तो आप वहाँ से ABC सिलेक्ट करोगे तब भी वो आपका एरर ही देगा। ठीक है, इसलिए आपने ये टाइप आपने मस्ट ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जो गलत ना हो, जिसके अंदर मतलब वही डाटा सेम टू सेम आना चाहिए। अब ये एरर यहाँ पे तो नहीं दे रहा, लेकिन ये करेक्टर्स के अंदर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अंदर से सेव करूँगा तो वहाँ पे वो एरर लाजमी देगा कि ये आपका इनवैलिड डाटा है। अच्छा, तो ये फील्ड सारे आ गए। अब देखो ड्राइवर आईडी के अंदर हमने सिर्फ इंटीजर्स ही सेव कराने हैं, 1 2 3। ये हमेशा याद रखना, जो चीज़ प्राइमरी की होती है 1 2 3, उसको आपने ये AI वाला टिक करना होता है, ये याद रखो, ये AI, इसको चेक मार्क करना है, इसको चेक मार्क किया और इसको प्राइमरी की कर दिया। प्राइमरी की मतलब कि वो कभी भी चीज़ रिपीट नहीं होती। अब देखो गौर करो, इसने प्राइमरी की लिखा हुआ है, अब इसमें भी अगर आप गौर करो, ये जो आपका डाटा है ये देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे मैं लिखता हूँ, मैं इस डाटा को इंसर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, दोबारा से मैंने 3 लिख दिया, 3 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, 3 लिखा, सॉरी, 3 लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कोई नेम लिख दिया, यहाँ पे मैंने कोई आईडी लिख दी, और यहाँ पे मैंने कोई नेम लिख दिया। अब मैं जो ही गो पे क्लिक करूँगा तो वो क्या कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की प्राइमरी, ये इसका एरर है। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती, इसलिए ये प्राइमरी की लिखा जाता है कि डाटा डुप्लीकेट ना हो। आपका जितना भी देखो ना, अब मैंने अगर, या यूनिवर्सिटी ने ट्रेस करना है शहबाज को, तो वो उसकी आईडी से ट्रेस करेगा। ठीक है, तो अब जो आईडी शोबाज की है वो एक प्राइमरी की है, वो कभी भी रिपीट नहीं होकर किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं लगेगी, वो यूनिक है। इसी तरीके से ये आईडी भी यूनिक होती है। अच्छा, अब आपका जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं, फील्ड बनाए, यहाँ से टाइप सेलेक्ट की, ये इंट और ये नेम का आप बेशक रट्टा लगा के var4 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैं लेकिन करेक्टर करता हूँ, आप var4 सबका रट्टा लगा लो। ये ईमेल आईडी var4, इन सब की टाइप वही सारी है, जेंडर आपकी var4। ठीक है, बेशक करेक्टर कर लो, वो भी है, सिटी var4, एज में आप देखो कि हमने 1 2 3 सेव कराना है। ठीक है, 10 ईयर, 20 ईयर, अगर तो हमने साथ में ईयर्स का लफ्ज़ भी लिखना है, हमने लिखना है 10 आगे स्पेस ईयर्स, फिर हम var4 सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ नंबर्स सेव कराने हैं, यानी कि हमने लिखना है 10 20 30, फिर हम सिर्फ ये इंट ही रहने देंगे, और एमएज var4, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी आ सकता है। ये टाइप आप याद रखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटीजर्स इंट यानी कि सिर्फ आप 1 2 3 लिखोगे, चौर 1 2 3 नहीं लिखोगे, बल्कि आप स्पेशल करेक्टर भी नहीं होगा, जस्ट ABC होगी। वेरिएबल करेक्टर के अंदर जो दिल करता है लिख दो। ठीक है, और डेट, डेट के अंदर जस्ट डेट होगा, यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट नहीं की। अब जो अगली इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ है इसके अंदर, वो होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ, इंट जो कॉलम होता है जिसकी टाइप आपने इंट सेलेक्ट की होती है, उसकी लेंथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकियों की आपने लिखनी है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इतनी है कि आप जितनी लेंथ लिखोगे वो उतनी ही लेंथ का डाटा उसमें सेव करेगा, उससे ज़्यादा का डाटा नहीं सेव करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये हमारे पास टाइप है, जैसे अब इसकी है, तो इन सब की मैंने लेंथ, अगर आप गौर करो स्ट्रक्चर में जाके, तो मैंने कितनी लिखी हुई है, 100 100 100 25, यानी कि इसमें 100 करेक्टर्स, इसमें कॉलम में भी 100 करेक्टर्स, इसमें 25 करेक्टर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा का डाटा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये वाली टाइप 25 की बजाय मैं इधर कर देता हूँ, मैं 25 की बजाय मैं कर देता हूँ 2, अब देखो करेगा क्या वो, सेव किया, वापस गया। ठीक है, तो ये देखो
गौर किया आपने, यूज़र नेम जस्ट 2 कैरेक्टर्स के ऊपर आ गया। अब अगर इससे ज़्यादा का लिखता हूँ तो ये सेव नहीं करेगा, ये देखो एरर देगा। इसलिए लेंथ जो होती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने उतनी ही सेव करानी है, लेंथ रखनी है जितनी आपने डाटा सेव कराना है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल जो है बिगिनिंग लेवल पे हो, तो इसलिए आप लेंथ सब की रट्टा लगा के 100 रख दिया करो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने की, जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो 100 100 100 100 या 100 से ऊपर जितनी मर्जी है रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, लेंथ आप जो मर्जी रखो। मैं अब यहाँ पे कितनी रख रहा हूँ, मैं नेम की 255 रख रहा हूँ। ये माइक बंद कर देंगे इसके लिए। ये मैं 255 रख रहा हूँ, सिटी 255 रख रहा हूँ। एंड की मैंने आपको कहा कि कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आपकी आ गई थी लेंथ। ये माइक बंद कर दें, किसका आना है? हसन, आप माइक बंद कर दो अपना। अच्छा, तो अब इसमें देखो लेंथ आपकी जितनी भी ये हमने लिख दी बस, बाकी आपने सारे कॉलम खाली छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये नेम लिखना है। नेम के अंदर आपने जो अगला काम लिखना है वो आपने यहाँ पे इसमें सारे में नेम आ गए जो कॉलम्स के नेम है। मतलब ये जो नेम लिखे हुए ना, जैसे ये लिखा हुआ है, अब देखो हमारे पास जो नेम है ये ऊपर, ये आईडी, ये यूज़र नेम, ये पासवर्ड, ये यूज़र नेम या जो भी है। तो इसी तरीके से ये वही कॉलम्स हैं। हमने यहाँ पे कॉलम्स लिखे कि ड्राइवर आईडी, नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारे आ गए। यहाँ पे उसकी हमने टाइप दी कि हमने आप टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है। हमेशा याद रखना कि अगर 1 2 3 है और उसके ऊपर प्राइमरी की है, 1 2 3 के ऊपर प्राइमरी की लगानी है आपने, तो आप ये ए आई सिलेक्ट करोगे, यानी कि इसको कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि प्राइमरी की 1 2 3 ऊपर के ऊपर ही लगा सकते हो, आप इस नेम के ऊपर लगा सकते हो, ईमेल के ऊपर लगा सकते हो, जेंडर के ऊपर लगा सकते हो। अब ये सिलेक्ट कैसे होती है, सिंपल, ये यहाँ पे, ये देखो मैंने कहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करो, ये प्राइमरी। तो अब मतलब क्या कि जो एक बार नेम आ गया वो दूसरी दोबारा वो नेम सेव नहीं हो सकता। लेकिन नेम पे हम क्यों नहीं लगाते कि शुबाज अगर ये है तो कोई और भी शुबाज हो सकता है, ठीक है। नेम सेम हो सकते हैं, लेकिन आपकी यूज़र आईडी जो होती है या ईमेल एड्रेस या ये चीज़ जो होती है आपकी दूसरी वैसे आईडी दी हुई है, ये सेम नहीं होती। इनमें से किसी पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसने क्योंकि ड्राइवर आईडी का कहा, हमने ड्राइवर आईडी पे लगाया। तो जो ही मैंने आप सारा कुछ करके अब आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें आपका डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया जिसको कहा जाता है ड्राइवर टेबल। ये फिलहाल सारा खाली है, ठीक है। तो ये देखें टेबल हमारा क्रिएट हो गया। इसी तरीके से दूसरा हमारा टेबल है, उसने कहा कि दूसरा भी बनाओ। तो दूसरा मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको बना के दिखा देता हूँ कि अब दूसरा हमारा टेबल है। उसने क्या कहा जी कि दूसरा आपका टेबल होना चाहिए पैसेंजर का टेबल। तो पैसेंजर के टेबल के अंदर भी सारी वही चीज़ें हैं, सिर्फ उसने क्या कहा कि नेम चेंज किया है पैसेंजर टेबल। ये बड़े में लिखो, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए नेम के दरमियान, ना कॉलम नेम, टेबल नेम, डेटाबेस नेम, किसी के नेम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, अब देखो हमने स्टार्टिंग में वहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए थे 7, अब तो आगे 7, लेकिन ये तो अब 4 आ रहे हैं। हमने 7 लिखने हैं, 7 कैसे आएंगे कॉलम? तो ये देखो टेबल नेम के साथ ही ऊपर ऐड लिखा होता है, तो इस ऐड के ऊपर जितने आपको कॉलम्स चाहिए इतने कॉलम्स आप ये सिलेक्ट करके, ये देखो 3 मुझे और चाहिए, 4 चाहिए, जितने चाहिए सिलेक्ट कर गो करो, इतने कॉलम्स और नीचे ऐड हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारा डाटा सेम वही है, पैसेंजर आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, एज, जेंडर, बाकी सारा वही पुराना है। सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज़ नई है, पैसेंजर आईडी, फिर आगे आपका नेम, फिर आपका आगे आ गया जी सिटी, चलो ईमेल एड्रेस उसने लिखा है, ईमेल आईडी, फिर आपका आ गया सिटी, फिर आपकी आ गई जेंडर, और जेंडर के बाद उसने क्या लिखा जी कि एज, और आखिरी उसने लिखा जी एमएज यूआरएल होना चाहिए। तो ये देखो कि ये इतने हमने, या एमएज मैंने सिर्फ लिख दिया, या एमएज यूआरएल वट की आप जो भी आप लिखना चाहते हो। तो वही पुराना काम वेर चेयर यानी कि वेरिएबल करेक्टर, आंखें बंद करके ये आप सिलेक्ट कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल इसकी देखने की किसने क्या है, जो डाटा है बस वेर चेयर। अगर हमने जस्ट 1 2 लिखनी है तो इंट, नहीं तो वेर चेयर। अब इसके बाद आपकी जो लेंथ है, मैंने आपको कहा कि इंटीजर के अंदर हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे। मैं 255 लिख रहा हूँ, आप भी दो दिल करता है लिख दो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी होती लेंथ। तो आप लेंथ का आपको पता ही है कि मैंने आपको कहा कि जितनी ये लेंथ हम रखेंगे उससे ज़्यादा के कैरेक्टर इसमें सेव नहीं होंगे, ठीक है। अब ये प्राइमरी की हमने बनानी है, इसके ऊपर प्राइमरी की बनाया और ये गो।
ठीक है। अब गो के ऊपर जो ही हम ये सेव करेंगे तो ये हमारा ड्राइवर टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ कि देखो कि अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब इस टेबल को मैं बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर डाटा है। अब देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने प्राइमरी की बनानी है आईडी को, लेकिन अगर मैं आईडी को नहीं बनाता प्राइमरी की, मैं इसको बना देता हूँ यूज़र आईडी को, तो अब ये या यूज़र नेम को बना देता हूँ तो क्या होगा। देखो मैं यूज़र नेम को यहाँ पे जाके ये बंद कर, माइक जिसका माइक ऑफ करो आप। अच्छा, अब इसको आपने सिंपल यहाँ से कर लेते हैं, ये सिलेक्ट किया और ये प्राइमरी की, मैंने इसको भी प्राइमरी की बना दिया। अब देखो यहाँ पे वो एक काम तो कह रहा है कि आप क्या इसको वाकई प्राइमरी की बनाना चाहते हो। ठीक है, पहले वाली प्राइमरी डिलीट करके ये वाली बनाना चाहते हो, मैं कहता हूँ यस बना दो। अब देखो हमारी यहाँ पे अब ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। यूज़र नेम हमेशा याद रखना, ऑटो इंक्रीमेंट किस पे होता है, इंट पे होता है, इन पे नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर चलो एक कॉलम और बनाते हैं, बजाय इसको मैं डिलीट करने के फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यही जो हम टेबल बना रहे हैं इसके अंदर हमने एक नया टेबल बनाना था अभी, एक आखिरी एडमन का टेबल किधर गया जो अभी हमने बनाया है। अच्छा, ये अब इसके अंदर हम एक एडमन का टेबल बनाते हैं। महफूज अपना ये बंद करें आप माइक। अच्छा, तो अब देखें कि हमने इसमें एक एडमन का टेबल बनाया। एडमन के टेबल में उसने हमें कोई पाबंदी नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखा, उसने बस कहा कि एडमन का लॉगिन होना चाहिए बस। ठीक है, यानी कि एडमन कैन व्यू ये फलां 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 आफ्टर लॉगिन। तो इसमें एडमन का जस्ट लॉगिन होना चाहिए, हम जस्ट इसमें अपनी मर्जी के फील्ड रख लेंगे। हम इसमें बेशक वो आईडी रखें या ना रखें कोई चीज़ नहीं, हम डायरेक्ट बेशक यूज़र नेम लिख लेते हैं, यूज़र आईडी या यूज़र नेम वट एवर जो भी है। तो इसके नीचे हम पासवर्ड रख देते हैं, बस इतना सा रख देते हैं, ज़रूरत ही कोई नहीं है। अब देखो मैं पासवर्ड का डबल डी डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप भी डबल डी डालो, तो मैं ये किसी वजह से डाल रहा हूँ। अच्छा, तो ये आ गया और ये चार वेरिएबल्स आ गए, इनकी लेंथ आप जितनी मर्जी है दे दो। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, मैं इसमें प्राइमरी की लगा, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। ऑटो इंक्रीमेंट सिर्फ इंटीजर पे लगता है, एंड पे। ये प्राइमरी की बन गई, मैंने आपको कहा ना प्राइमरी की आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी के ऊपर। अब देखो इसके अंदर मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ, आपने डाटा अगर मैनुअल इंसर्ट करना, हमने मैनुअल नहीं करना, हमने डाटाबेस अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो है डाटाबेस के अंदर डाटा सेव कराना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैनुअल डाल लो। तो मैनुअल डाटा कैसे आता है, देखो ये आपका टेबल बना, सॉरी डाटाबेस बना, टेस्ट फेज इंटरसिटी कार पूलिंग, और इसके अंदर ये 3 टेबल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, 3 टेबल्स हैं हमारे पास। जिस टेबल के अंदर आपने डाटा व्यू करना है या डिलीट करना है या वट जो भी करना है, उस टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये वाला, तो इसके ऊपर मैंने एडमन वाले में क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो फिलहाल कोई डाटा नहीं, मैं अगर कोई डाटा इंसर्ट करना चाहूँ मैनुअली, तो ये 2 तरीकों से होता है। एक आप एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू, ये एसक्यूएल पे क्लिक करो तो ये इंसर्ट की क्यूरी होती है, ये देखो इंसर्ट इनटू यूज़र नेम पासवर्ड, यानी कि आपका ये याद रखना, ये कमांड्स 4 कमांड्स आपकी डेटाबेस की सबसे ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होनी है। सबसे पहली आपकी इंसर्ट इनटू आपका डाटा सेव कराने के लिए, अपडेट डाटा जो पहले से होगा उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, डिलीट आपको पता है डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट होता है डाटा डाटाबेस के अंदर से गेट करके आगे किसी जगह पे शो कराने के लिए। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इसने वैसे ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे आपको वैसे ही वो स्ट्रक्चर दे देगा। स्ट्रक्चर मतलब कि क्यूरी आपको दे देगा, वो कह रहा है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम मतलब कि किस टेबल के अंदर आपने डाटा सेव कराना है। मैंने एडमन के अंदर सेव कराना है तो मैंने यहाँ पे एडमन का टेबल लिख दिया। ठीक है, ये एडमन, मैंने किसी और के अंदर करना तो उसका लिख दिया। फिर आगे ब्रैकेट डाल के उसके अंदर आपने सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ये चीज़ें लिखनी है। कौन सी, यूज़र नेम यानी कि कॉलम्स नेम, ये किस किस कॉलम के अंदर आपने डाटा सेव करना है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, ज़रूरी नहीं सारे कॉलम्स के अंदर करो, बेशक सिर्फ पासवर्ड के अंदर करना तो ये जस्ट पासवर्ड वाला कॉलम रख लो, बाकी डिलीट कर दो। अब वैल्यूज़ यहाँ पे देखो, ये वैल्यू इसने वैसे लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है। मैं लिख देता हूँ एडमन और डबल कोटेशन मार्क क्लोज। ठीक है, जो ही मैंने ये लिखा, मैंने गो के ऊपर क्लिक किया, तो आप अगर आप गौर करो तो ये क्या कह रहा है कि डाटा इंसर्ट हो गया। कहाँ पे हो गया, अब आप ब्राउज पे जाओ तो ये देखो एडमन, सिर्फ एडमन के अंदर डाटा आया है, यूज़र नेम के अंदर नहीं आया क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया।
क्यूरी क्या है आपकी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यानी कि इंसर्ट इनटू एडमन। आपके कॉलम्स जिस जिस कॉलम, सारे कॉलम्स के अंदर करना है तो सारे कॉलम्स के नेम लिख दो, ठीक है। ये नेम आपने कैसे लिखने हैं, यहाँ पे कोटेशन मार्क नहीं लगाना, ये तो इसकी बिल्ट इन क्यूरी है तो इसलिए लगा हुआ है। अदरवाइज वैसे जब आप डेटाबेस के अंदर लिखोगे, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर कोडिंग करोगे, तो उसमें आपने ये कोटेशन मार्क नहीं लगाना, ये जो लगा हुआ है सिंपल आपने यहाँ पे कॉलम नेम कॉमा, अगला कॉलम नेम, फिर कॉमा, जितने कॉलम्स हैं कॉमा 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 करके अलग करते जाओ, फिर वैल्यूज़, फिर ब्रैकेट डालें। अब यहाँ पे आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहली वैल्यू लिखता हूँ, ये देखो। अब जिस तरतीब से, ये याद रखना, जिस तरतीब से यहाँ पे कॉलम नेम होंगे उसी तरतीब से यहाँ पे आपने डाटा लिखना है, ठीक है। अब देखो, मैं पहले नंबर पे मैंने यूज़र नेम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम ही लिखूंगा। मैं यहाँ पे यूज़र नेम, मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, मैं यूज़र नेम वैसे ही एडमन ही देना चाहता हूँ। और पासवर्ड भी मैं, अब देखो पहला मैंने लिखा डबल कोटेशन मार्क के अंदर, अब मैंने कॉमा लगाया, कॉमा, अब वो समझ गया कि ये यूज़र नेम की वैल्यू ख़त्म होगी, अब मैंने पासवर्ड वाले में जो डाटा है वो इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फिर डबल कोटेशन मार्क, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी मैं फिर एडमन ही रख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ आप गौर करो, अब आप इसके साथ होगा क्या। अब ये देखो कि अगली चीज़, मैंने ये डाटा लिख दिया, ठीक है। मैं इसको गो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये डाटा वो कह रहा है कि सेव हो गया है, ये देखो एडमन एडमन। अब एक चीज़ आप गौर करना, मैंने, एक मिनट के, अच्छा, तो अब देखें कि मैंने आपको क्या कहा कि मैंने जो प्राइमरी की लगाई थी यूज़र नेम के ऊपर लगाई हुई थी, ठीक है। ये आप गौर करो, प्राइमरी की का ये, जिसके ऊपर प्राइमरी की थी उसका ये आइकन होता है, ये चाबी सी बन जाती है, गोल्डन चाबी, ठीक है। तो वो प्राइमरी की है। अब देखो, मैं अगर इसका भी नाम मैं यूज़र नेम लिखना चाहूँ, यहाँ पे यूज़र एडमन ही देना चाहूँ, तो आप देखो ये एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री। मतलब कि प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती, ये याद रखना। जिसके ऊपर आपने प्राइमरी की लगा दी वो फील्ड कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये देखो अब ये देखो पासवर्ड में तो बिल्कुल सेम आ रहा है, मैं अगर पासवर्ड पे प्राइमरी की लगा दे तो पासवर्ड कभी सेम ना होता, ठीक है। तो ये आपकी आ गई। अब आप इसी तरीके से किसी और टेबल में डाटा सेव कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि डाटा जो हो वो इस ड्राइवर टेबल के अंदर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, या बेशक डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक कर लो तब भी चल जाएगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम टेबल नेम लिखेंगे, कौन सा टेबल नेम, ड्राइवर टेबल। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे, मैं जिन इन कॉलम्स का नाम लिखूंगा जस्ट उन इन कॉलम्स के यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ नेम कॉमा, लेकिन एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ये है, बल्कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, एक हम एज लिख लेते हैं, एक हम ईमेल लिख लेते हैं। देख अब देखें मैंने आगे पीछे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप करोगे ना ये थोड़ा सा एरर देगा इसमें, सॉरी ये इंसर्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कॉलम्स का लिखा, ठीक है। मैं अब लिखता हूँ वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर फिर मैंने ये ब्रैकेट डाली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फ़र्ज़ करें शाबाज, ये नेम आ गया, कॉमा, मैं एज ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है, 30 डाल दी वैसे ही। अब मुझे नहीं पता 20 साल के हो या 30 साल के हो, खैर। तो अब एज आ गई, ईमेल एड्रेस मैं वैसे ही डाल देता हूँ शबाज़ एट abc.com, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने ये सारी चीज़ें लिखी और गो पे क्लिक किया तो ये देखो ये डाटा आपका सेव हो गया, ठीक है। अब जो ही मैं इस डाटा के अंदर जाऊँगा, इस टेबल के अंदर, तो देखो जिन जिन कॉलम्स का मैंने जिक्र किया था उनके अंदर ये सेव हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, 1 ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है और ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, ये आप जो जो फील्ड्स एंटर करते जाओगे ये 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ये डाटा आया। अगर सारे कॉलम्स लिखता तो ये सारे कॉलम्स के अंदर डाटा आ जाता। मैंने जस्ट 3 कॉलम्स लिखे ना, कि इंसर्ट डाटा इनटू नेम, ईमेल एड्रेस, एज। अब मैंने जिस तरतीब से लिखी उसी तरतीब से डाटा आता है। लेकिन आप ये याद रखना, मैं आपको बार बार बताऊँ, अगर आपने ऐसे लिखा कि इंसर्ट इनटू पैसेंजर टेबल, आप पैसेंजर टेबल के साथ पंगा लेते हैं, पैसेंजर टेबल। अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा नेम, दूसरे नंबर मैंने लिखा एज, तीसरे पे मैंने लिखा जेंडर, चौथे पे मैंने लिखा सिटी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा तरतीब उलट कर देता हूँ। मैंने नेम तो लिखा सही, ठीक है, मैंने नेम लिख दिया यमीन,
ठीक है जी। अब मैं एज वाले कॉलम में, वैसे इधर एज लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ सिटी। अब चलो एज भी ठीक लिख देता हूँ, फिर वो एरर आ जाएगा। एज मैं लिख देता हूँ इसकी भी, चलो 30 लिख दी। अब मैं जेंडर की जगह पे मैं लिख देता हूँ जी मुल्तान। हालांकि मैं ये मुल्तान सिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सिटी जो हमारा मुल्तान आ गया, और जो हमारी जेंडर है वो मेल आ गई। ये कॉमा लगा के आगे आप डबल कोटेशन लगाते हो। अब देखो ये करेगा क्या, चार फील्ड इधर हैं, चार ही इधर हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बजाय बार बार कमांड लिखने के। गो, डाटा इसने सेव कर दिया, लेकिन हुआ क्या, ये आप पैसेंजर टेबल में जाओ। हुआ क्या कि सिटी की जगह पे मेल लिखा गया, और जहाँ पे जेंडर थी वहाँ पे मुल्तान लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि देखो कि मैंने तरतीब ही डाटा की उलट कर दी थी। मैंने आपको क्या बताया था, पहले नंबर पे देखो नेम था, मैंने नेम ही लिखा। दूसरे पे एज थी, एज लिखा। तीसरे नंबर पे इधर जेंडर है, मैंने यहाँ पे सिटी नेम लिख दिया। ये इस तरतीब की मैं बात कर रहा था कि जो तरतीब इन कॉलम्स की आपने लिखी होगी, उसी तरतीब से यहाँ पे आपने डाटा लिखना है। ये याद रखना, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसी वजह से मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पे होगी वही यहाँ पे। अब एक और चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमने कॉलम्स कितने लिखे, चार। यहाँ पे चार कॉलम है, मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ 5 का। मैं कामा, मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, ठीक है। अब मैं जो गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर चार कॉलम्स है ना, नेम, एज, जेंडर, सिटी। इधर 5 हो गए। ये देखो, एक कामा, दूसरा कामा, तीसरा कामा, हर कामे के बाद एक डाटा है। गो किया, इसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच, कि इधर कॉलम्स ही नहीं है। अगर आपको कॉलम नेम गलत आता है, ये याद रख। अब देखो, जो कॉलम नेम आपका यहाँ पे है, ये कॉलम 100%, अगर ये कैपिटल है तो वहाँ पे भी कैपिटल, अगर ये स्मॉल है तो वहाँ पे स्मॉल में, जैसे भी है ये 100% एक्यूरेट आपने वही चीज़ क्यूरी के अंदर लिखनी है। कोई एक लफ्ज़ भी थोड़ा सा चेंज होगा वो एरर दे जाएगा, वो डाटा कभी सेव नहीं होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जैसे है नेम, तो मैं नेम की जगह पे ई लिख देता हूँ। ये देखो मैंने नेम वाला कॉलम गलत कर दिया, हालांकि इस तरीके का कोई नेम है ही कोई नहीं। देखो उसने एरर दे दिया, वो कह रहा है अननोन कॉलम नेम, ठीक है। इसलिए 100% एक्यूरेट आपने लिखना है, कि कोई भी इसमें चीज़ कम या ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये देखो अब मैंने लिखा तो इसका आपका ऐसे ही आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल हुआ और वहाँ पे स्मॉल हुआ फिर एरर आएगा। लेकिन यहाँ पे स्मॉल है, वहाँ पे बड़ा लिखो, छोटा लिखो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी आपका नेम भी 100% एक्यूरेट होना चाहिए, जो इसका ऐसे हैं वही होना चाहिए। ईमेल आईडी जैसे इधर ऐसे हैं, ये वो कॉलम्स होते हैं, अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको एक दिखाता हूँ फाइल, ठीक है। अगर मैं फाइल दिखाऊँ, अब मैं इसकी नहीं दिखाता, मैं ये पुरानी में से कोई दिखाता हूँ। आपके अंदर क्यूरी की अगर मैं बात करूँ, तो यही क्यूरी हम अपनी उसमें भी लगाएंगे। अब आप इसमें देखो कि ये वो क्यूरी लगी हुई है। आप यहाँ से ऑटोमेटिकल देख सकते हो कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि हाँ भाई, इंसर्ट इनटू मतलब कि स्टूडेंट इन्फो ये एक टेबल है, और ये जो लिखे हुए हैं एस टी डी नेम, एस टी डी जेंडर, एस टी डी कॉन्टैक्ट नंबर, वट एवर, जो भी ये इतना सारा यहाँ तक लिखा हुआ है, ये उस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैंने रात को आपको लेक्चर दिया था, तो आपको मैंने बताया था कि किसी इनपुट की वैल्यू आपने लेनी है तो उसकी आप वैल्यू इस तरीके से गेट करते हो। वेरिएबल आपने कुछ भी दिया, फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और फिर उस फील्ड का नेम। तो ये वाली चीज़ आपको मैंने रात को पढ़ाई थी। तो ये वो वेरिएबल्स फिर मैंने यहाँ पे लिख दी है, कि जो जो वैल्यूज़ हैं इन इनपुट फील्ड के अंदर, वो इसके अंदर सेव करा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू थोड़ी सी कोडिंग इसकी डिफरेंट होती है। यहाँ पे तो जस्ट वो हम क्यूरी लिख के और ओके कर रहे हैं तो वो जा रहा है, लेकिन उसमें वो क्यूरी लिखने के बाद ओके करने से डाटा जाएगा या आएगा नहीं, थोड़ी सी कोडिंग होती है। तो ये आपका डाटा जो है, आपको मैं जस्ट यहाँ से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन आपने एप्लीकेशन के अंदर जब आपने करना है या वाइवा देना है, तो आप यहाँ से डाटा इंसर्ट नहीं करोगे, बल्कि अपनी इस एप्लीकेशन के थ्रू करोगे, ठीक है, कि कैसे एप्लीकेशन के अंदर से हमने डाटा देना है, लेना है, या जो भी है। तो ये आपकी आखिरी चीज़ आ गई। तो अब आपका आखिरी चीज़ कि आपने फॉर एग्जांपल एक इस डेटाबेस से रिलेटेड, जो डेटाबेस का आपका डिज़ाइन है, इससे रिलेटेड आखिरी चीज़ कि फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा नेम, मैं कहता हूँ यार क्या मैंने लिख दिया, मैंने नेम ही गलत लिख दिया। ये मैंने इस कॉलम का नाम मैंने नेम नहीं लिखना था, बल्कि पैसेंजर नेम लिखना था। आई मीन कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो मैंने कॉलम बनाया है, इस कॉलम का नेम मैं चेंज कर दूँ, मैं कोई और नेम रख दूँ। तो सिंपल सी बात है,
आपने क्या करना है, डेटाबेस जो भी आपका उसके ऊपर क्लिक किया, उस टेबल के अंदर आए आप। ये ऊपर जो बार बनी हुई है, इतनी बड़ी बार, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली, कि ये कौन सी, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है व्यू, ब्राउज, स्ट्रक्चर, एसक्यूएल, सर्च। अभी मैं देखो सर्च के ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करता था तो वो वाली चीज़ आ जाती थी जिसके अंदर हम क्यूरी लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका वो डाटा व्यू होता है। आपने आप स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करना है। स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये कॉलम्स आपके पास मज़ीद आ गए, जितने आपके डेटाबेस के अंदर कॉलम्स थे वो सारे आ गए। अब अगर आपने कोई कॉलम का नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस नेम वाले का चेंज करना चाहता हूँ, तो आपने ये सिंपल इसको ये यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करना है। चेंज के ऊपर जो ही मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब आपके इस कॉलम का नाम जो मर्ज़ी है चेंज कर लो, ऐसे कर लो, इसकी टाइप चेंज कर लो, इसकी लेंथ चेंज कर लो, वो आपकी मर्ज़ी। इसको सेव किया तो ये देखो कॉलम नेम चेंज हो गया। इसी तरीके से फिर सेव करना है, फिर सेव चेंज कर लो, जो उसका असली इसकी अपनी औकात में वापस ले जाओ, तो ये आ गया। अब आपको एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, आपने कहा यार मैंने ये क्या गलत कॉलम बना दी, मैंने मुझे एक दो कॉलम और चाहिए, मैंने मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। तो आप स्ट्रक्चर के ऊपर आओगे और ये आपका है, ये नीचे आपका देखो ऐड, क्या लिखा हुआ है, वन। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने ऐड जो है, ऐड को क्लिक, ऐड कितने कॉलम्स आपने ऐड करने हैं, एक करना है, दो करना है, तीन करने हैं, मैं जस्ट एक करना चाहता हूँ। तो वो कहाँ पे करना है, आफ्टर इमेज, मतलब कि आखिरी कॉलम के बाद। यहाँ पे आप उस कॉलम का नाम लिखो, मैंने बस ये लिख दिया, ऐसे ही लिख के मैंने सेव किया। आप स्ट्रक्चर के अंदर जाओ तो आपके पास देखो कि एक कॉलम और आ गया, ये वाला जो अभी मैंने बनाया इस एक स्ट्रक्चर में। अब आप इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल ये ड्रॉप, ठीक है, जो भी कॉलम डिलीट करना चाहते हो ड्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि डिलीट हो जाएगा। ये आपका है डेटाबेस, कि डेटाबेस आपने डिज़ाइन कैसे करना है, उसके अंदर आपने डाटा सेव कैसे करना है, ठीक है। मेन चीज़ें आपकी यही वाली हैं, बाकी इसमें कोई ख़ास आपका नहीं है इतना चीज़। लेकिन आपका जो डाटा आपको बार बार वास्ता पड़ेगा, 4 एसक्यूएल की कमांड्स हैं, एसक्यूएल क्यूरीज इन्हें कहा जाता है, कमांड्स नहीं कहा जाता। एक आपकी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट अपडेट। और आखिरी सेलेक्ट, ठीक है। इंसर्ट आपकी डाटा सेव कराने के लिए, डिलीट आपकी डिलीट करने के लिए, अपडेट डाटा को अपडेट करने के लिए, और सेलेक्ट डाटा को रिट्रीव करने के लिए। मसलन ये देखो कि ये अगर जो अभी ज़ीशान का मैंने आपको चेक कराया, तो ये जो आपका हो रहा था, पता नहीं आप वो किधर गया है, तो जो ज़ीशान का वो आ रहा था, वो डाटाबेस देखो कि अगर यूज़र नेम वो वहाँ से गेट कर रहा था, ठीक है। वो जो यूज़र नेम जो गेट कर रहा था, फिर उसके ऊपर लुकअप कर रहा था कि हाँ भाई ये जो यूज़र नेम नेम लिखा है, क्या ये नेम वाकई उसमें मौजूद है या नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें वो कर रहा था वो सारी सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू कर रहा था, ठीक है ना। तो आपने ये इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है कि सिलेक्ट की क्यूरी लगाओगे। ये देखो मैंने किया, इसको जो ही लॉगिन किया, वो लॉगिन जो मांग रहा है, तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, वो ये वाला चेकअप कर रहा है। अब ये लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, डाटा को गेट किया उसने, बाद में कह दिया कि जी ये यूज़र है ही कोई नहीं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि उसने ये इस डाटाबेस के अंदर से गेट किया। और ये क्यूरी आपकी, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ इसको, कि इसके ऊपर जो क्यूरी लगी हुई है बैक एंड में आपकी, वही लगी हुई है डाटा गेट करने की, ठीक है। ये देखो, ये सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र आईडी फलां 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 वेयर फलां इक्वल फलां जो भी है। तो ये इस तरीके से आपने इन चीज़ों का हैंडल करना है। अब एक आखिरी चीज़ जो आपको बता दूं, बाकी कल आपकी मैं क्लास एंड करूंगा, आज नहीं कर रहा, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत सारी रहती हैं। कल इंशाल्लाह हम इसमें डाटा एप्लीकेशन के थ्रू सेव करेंगे, उसी के थ्रू रिट्रीव करेंगे और डिलीट करेंगे। फिर आपका ये समझें कि लेक्चर्स जितने हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा अपने अपने टेस्ट फेज बनाने के, बनाऊंगा मैं ही आप लोगों के, सबमिट भी आपने वही करने हैं जो मैं बनाऊंगा। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद ट्राई करना, इतना मुश्किल काम कोई नहीं है, बेशक वीडियो को देख देख के कर लेना। इससे आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपके सामने जब कोड आएगा तो आपको सारा पता होगा कि ये क्यूरी क्यों लगी है, ये क्यों लगी है। कोई दो चार पांच चीज़ें नई आई होंगी, जैसे अब आप देखो ना, तो ये बहुत एडवांस लेवल का ये फॉर्म बना हुआ है आपका, बड़ा डिज़ाइन, इसमें जो डिज़ाइनिंग हुई है सारा कुछ हुआ हुआ है। तो ये जितना भी काम हुआ हुआ है, ये आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ी, लेकिन जब आप ये फॉर्म देखोगे ना, इसकी कोड देखोगे, जो ही आपके सामने कोड आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये कोड कैसे लगा हुआ है, क्या है इसका मकसद, क्या है। तो आपसे सुपरवाइज़र क्वेश्चन करेगा कि मुझे ये बताओ ये क्या है, आप फ़ौरन से बता दो कि ये सर ये है, इसका मकसद ये है।
या किसी चीज़ का वो कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ का कोड दिखा दो, आपको पता होगा कि ये फ़लाँ जगह पे है क्योंकि सर ने बताया था या मैंने खुद भी प्रैक्टिस की थी, तो इसका बैक एंड कोड वहाँ पे होगा, वो आप ऑटोमेटिकली उसी वक़्त वहाँ से निकाल के दिखा सकते हो। ये इसलिए आप खुद ट्राई करना टेस्ट केस बनाने की, ठीक है, जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए। बाकी सबमिट आपने अपना नहीं करना, मेरे ही करना जो मैं बना के दूँगा, क्योंकि आप मुझे पता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ करोगे। तो अब आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप गौर करो एक चीज़ के ऊपर, चलो अब मुझे बार बार वही ज़ीशान वाला ओपन करना पड़ता है, लेकिन चलो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये जो चीज़ ओपन हुई है, अब अगर आप एक चीज़ गौर करते हो, वो क्या चीज़ है, ये रन किया, अब ये देखो ना कि आपके पास ये जो चीज़ें हैं कार स्कूटी, ये इस पेज में जाओ या इस पेज में जाओ, ये सेम है। एक मिनट, अच्छा, तो ये आपकी मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, आपको देखो कि वो बार बार एक ही चीज़, आप हर पेज के अंदर जाओ ना, तो आपको ये देखो, मैंने वो वैसे यहाँ से डिज़ाइन उठाया था क्योंकि मैं दोबारा मैंने नहीं बनाया, तो अब देखो ये वाली चीज़ लेकिन चेंजेस की हैं। अब इसमें देखो जितने भी आप जिसके अंदर मर्जी है पेज के अंदर चले जाओ, मैं इस पेज के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा सेम है, पेज चेंज हो रहे हैं, ये देखो व्यू ट्रेनर। अब मैं सेंड रिक्वेस्ट के अंदर चला जाता हूँ, तो अब वो कह रहा है कि इसको पहले लॉगिन करो, मतलब ये आगे बहुत सारा काम है। तो ये मैं चीज़ चाह रहा हूँ कि अब ये वाली चीज़ है तो बार बार हमें बनानी पड़ेगी। आपने पिछली क्लास में देखा होगा, ये जो हमने कोड बनाया था, इस कोड के अंदर जो ऊपर मैंने हेडर बनाया हुआ था, छोटा सा एक डमी सा हेडर बनाया था, कि दूसरे ही ओपन करता हूँ, क्लासेस व्यू डाटा, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, अगर ये जो ऊपर हमने हेडर बनाया हुआ है, इस पेज की बात करता हूँ जिसमें हमने ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये वाला, ये देखें इसमें भी है सेम। अगर मैं ये अबाउट मी वाले पेज में जाता हूँ तो इसमें भी है, ठीक है। ये अलग बात है कि उसमें वो सी एस एस लगी हुई है, इसमें मैंने सी एस एस इंसाइड नहीं की, लेकिन ऊपर वाला ऐसा सेम है। तो अब ये मुझे, मैंने क्या काम किया था आपके सामने किया था कि ये वाला ऐसा मैंने दोनों पेजेस में अलग अलग बनाया था। यानी कि देखो कि न्यू फाइल के अंदर ये मैंने ऐसा ये बनाया हुआ था, ये टेबल मैंने बनाया, ठीक है, और ये इमेज भी लगाया ये ऐसा, और यही ऐसा फिर मैंने इस अब अबाउट मी वाले पेज के अंदर भी यही काम किया था, ये टेबल और ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी की थी। लेकिन देखो कि ये तो छोटा सा हेडर था, अगर इस तरह का हेडर हो, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, वो जो आप आगे जाओगे फिर मेन्यूज होते हैं, वो बहुत एडवांस लेवल पे होते हैं, तो वो कम से कम एक हेडर का कोड आपका हो सकता है 50 लाइनों पे या 100 लाइनों पे पहुंच जाए। तो क्या हम अब बार बार हर पेज के अंदर वो दोबारा से कोड लिखते रहेंगे? नहीं। हम क्या काम करेंगे, हम एक बहुत ही आसान काम करेंगे जो पीएचपी हमें सहूलत देती है। हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका कुछ ऐसा नाम, हमेशा याद रखो फाइल्स का कुछ ऐसा नाम रखो जो नाम पढ़ के आपको पता चले कि ये फाइल फलां मकसद के लिए होगी। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ हेडर, हेडर डॉट पी एच पी, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे वही पुराना काम एच टी एम एल स्टार्ट की जो आपको हमेशा बताता आया हूँ, ठीक है। एच टी एम एल स्टार्ट की, एच टी एम एल क्लोज हो गई, उसके बाद हमारे पास हेड आ गया, वो जो हेड का टैग होता है वो स्टार्ट हुआ, वो क्लोज हो गया, फिर आपका बॉडी आ गई, बॉडी आपकी स्टार्ट हुई और क्लोज हो गई। अब इस बॉडी के अंदर मैंने ये जो यहाँ पे बनाया था, इसी टेबल को कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये टेबल डिलीट कर दिया और यहाँ पे आकर मैं सेव कर देता हूँ। और अब मुझे इसके अंदर भी इस टेबल को भी मैं यहाँ से, ये जो कोडिंग लिखा हुआ है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इसको भी। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि देखो अब अगर मैंने ये जो हेडर लगा हुआ है, मैं अगर इस हेडर के मैं चाहता हूँ कि ये नाम चेंज होना चाहिए, तो अब मुझे जब ये 50 पेजों के ऊपर सेम हेडर लगा हुआ तो मुझे 50 पेजों के अंदर ये नाम चेंज करना पड़ेगा या डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, तो टाइम ज़ाया होता है। इसलिए मैंने क्या काम किया, ये अलग फाइल में मैंने ये सारा हेडर बना दिया, ठीक है। अब इसको मैं उसके अंदर लगाना चाहता हूँ, तो अब अगर मैं इस फाइल को रन करूँ, ठीक है, मैंने सेव किया, तो मैं जो इस फाइल को रन करता हूँ तो आप इसमें गौर करो, तो ये हेडर फ़िलहाल अब ख़त्म हो गया है, इसमें भी नहीं है,
और हमारा वो जो दूसरा पेज है मेन वाला उसके अंदर भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, सिंपल एक छोटा सा काम, जैसे वो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको करके दिखाया था, CSS की फाइल लिंक करके दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से लिंक होती है एक्सटर्नल फाइल ये वाली। इसी तरीके से PHP की फाइल भी लिंक होती है। आपने सिंपल एक काम लिखना है, हेडर के अंदर आप PHP की स्क्रिप्ट शुरू करोगे, ये शुरू हुई है ख़त्म, सिर्फ इसमें एक काम लिखोगे, इंक्लूड, ये जो मैंने कल आपको बताया था, इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड के अंदर आप अपना डाटा आगे इंसर्ट कर देते हो। ठीक है, इंक्लूड, एक मिनट यार, अच्छा, इसमें देखें कि हमारा जो इसमें आ रहा है, सिंपल आप इंक्लूड लिखोगे। ठीक है, इंक्लूड की कमांड आप लिखते हो, तो अब इसमें आपने करना क्या है, आप इंक्लूड के अंदर सिंपल आप एक चीज़ लिख देते हो, उसमें आप उस फाइल का नाम लिख दो कि जिस फाइल को आपने इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो इंक्लूड आप यहाँ पे सॉरी डबल ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर आप उस फाइल का नाम लिखो जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। कहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, हमारी वो फाइल वो है हेडर डॉट PHP। मैंने क्या लिखा, इंक्लूड, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर हेडर डॉट PHP। तो ये देखो वो हेडर वाली फाइल हमारी इसमें आ गई। अब अगर मैं इसी तरह से इन पेज इस अबाउट मी वाले में मैं करना चाहूँ, मैं इसमें भी कर देता हूँ, सिंपल ये हेडर डॉट PHP। यहाँ पे मैं PHP की एक स्क्रिप्ट शुरू करूँगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप हेड के अंदर लिखो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये हेडर की फाइल है तो आप टॉप पे ही लिखो, यानी कि बॉडी के ऊपर ऊपर। तो यहाँ पे मैंने PHP लिखा, हेडर डॉट, ये कॉपी किया, ये सेव किया, तो अब आप देखो कि वही वाली हमारी फाइल इसके अंदर भी आ गई है। ये अबाउट मी के अंदर भी ये हमारी फाइल आ चुकी है। अब मैं अगर एक जगह पे चेंज करता हूँ, अब देखो मैं हेडर वाली फाइल में यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये क्या लिखा है, info.palaces.com, यहाँ पे आगे मैं ये ब्ला 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 कुछ भी लिख देता हूँ। तो जो ही मैंने इसको सेव किया, Ctrl+S किया, तो अब आप देखो इसके अंदर भी ये चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूँ तो इसके अंदर भी ये चेंज हो गया, यानी कि मैंने एक जगह पे सिर्फ फाइल बनाई। अब मैं इसको चाहे 1000 पेजों के अंदर इंसर्ट कर दूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप LMS के ऊपर क्लिक करते हो, देखो आप LMS के ऊपर लॉगिन करते हो तो ऊपर वाला पोर्शन उसका सेम रहता है। आप चाहे असाइनमेंट्स पेज में चले जाओ, चाहे आप किसी और चीज़ में चले जाओ, ऊपर वाला पोर्शन सेम है। वो क्यों सेम है, उन्होंने एक ही हेडर बनाया हुआ है, बस उसको हर पेज के अंदर इंसर्ट किया हुआ है बस। ठीक है, ये भी सेम वही काम है। तो ये एक ही हमने हेडर बनाया। अब इसके ऊपर अगर हमने मेन्यूज़ के बटन बनाने हैं, जैसे ये आपको छोटा सा एक बता दूं कि आप देसी तरीके से कैसे मेन्यू बनाते हो। ये यहाँ पे मैं 2 बटन बनाना चाहता हूँ। ये देखो, मुझे बार-बार अगर मैं अबाउट मी वाले पेज में आ जाऊँ तो मुझे यहाँ से वापस जाना होता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ 2, तो मैं इस टेबल के नीचे बटन बना दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मैं बटन बना देता हूँ बटन। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ होम, होम का बटन। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे स्पेस हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपने स्पेस देनी है ना, तो वो ऐसे स्पेस नहीं चलेगी स्पेस बार से। आप स्पेस बार से बेशक लिख दो बटन, दूसरा बटन बना रहा हूँ, ये हमारा अबाउट मी का बटन। अब आप देखो, इसमें अगर मैं करना चाहता हूँ ये 2 बटन और ये जुड़ के बनेंगे, कोई स्पेस नहीं आएगी इनके दरमियान, इस तरह से ये 2 बटन, 2 बटन हमारे पास बन गए हैं। लेकिन इनके दरमियान अगर आपने स्पेस देनी है तो आपने डालना है NSNB एंड लिख के NBSP। अब ये जितनी बार आप लिखोगे इतनी स्पेसेस ही होती हैं। ये HTML की कोडिंग है। अब मैं इसको डिज़ाइन नहीं कर रहा, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इसको कैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसके ऊपर आप CSS लगाओगे, आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप बेशक एक डिव का टैग यूज़ कर लो। ठीक है जी, ये डिव का टैग यूज़ किया, इसके अंदर आप ये बटन्स बना लो, इसकी आप CSS लगा लो। यहाँ पे मैं एक रफ सी लगा देता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड या ब्लू।
अब इसी तरीके से बटन्स की भी आप CSS लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप, मैं नहीं लगा रहा, फिर टाइम लगेगा। तो ये देखो आपकी ये बैकग्राउंड ब्लू हो गया, ये बटन्स आ गए, बटन्स के ऊपर भी आप इन बटन्स को आगे लेके आना चाहते हो तो वो मार्जिन लगता है, जो आपको मैंने पहले दिन पढ़ाया था मार्जिन का। यहाँ पे CSS में आप मार्जिन लिखोगे, मार्जिन फलां फलां फलां, तो ये बटन के कलर भी चेंज हो जाएंगे। आप इनके ऊपर आपने वो एंकर का टैग, जैसे मैंने आपको अबाउट मी वाला पढ़ाया था, इसी तरीके से यहाँ पे लगाओगे ए का टैग HRF। यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपल सा वही लिखोगे, हमारा क्या इस फाइल का नाम है, न्यू फाइल डॉट PHP। ये आ गया। अब यहाँ तक एंकर, क्योंकि हमें सिर्फ इस बटन पे लगाना है, तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो अब आप अगर गौर करो तो इसके ऊपर ये मैं आया, तो ये होम के ऊपर क्लिक किया, ये देखो इस फाइल के ऊपर वापस आ गया। मैंने अबाउट मी के ऊपर मैंने कोई एंकर का टैग नहीं लगा, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये आपका मेन्यू बन गया। तो मैंने तो रफ सा बनाया ना, आप इसको मजीद डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे ही मैंने वो आपको पहली फाइल दिखाई है कि कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया, तो आप उस तरीके का भी वो बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूड की फाइल, आप देखो मैं वहाँ एक जगह पे मैंने चेंज की है, दोनों जगह पे भी सेम आ रही है। अब मैं अलग बनाता हर पेज में अलग अलग, तो मुझे हर बार ये बटन बनाया जो भी किया, हर फाइल में मुझे बार बार चेंज करना पड़ता। मैं जस्ट अब एक जगह से चेंज कर रहा हूँ, हर जगह से चेंज हो रहा है। मैं अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो मैं यहाँ से ही सिर्फ चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा स्टाइल बैकग्राउंड ग्रे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों पेजेस के अंदर ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ये ग्रे हो गया। अगर मैं अबाउट मी वाले में जाता हूँ तो उसमें भी देखें पेज इसका ग्रे ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे आता है। अब ये जो आपका आ रहा है ऊपर वाला, ऐसा इसमें मैंने मार्जिन दिया हुआ, बॉडी में इसमें मार्जिन नहीं दिया हुआ थोड़ा बहुत, इसलिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। लेकिन बाकी आपकी देखो सेम एक ही चीज़ आपकी दोनों पेजेस पे आ रही है। तो ये होता है इंक्लूड का कमाल। आप इंक्लूड या रिक्वायर दोनों लिख सकते हो, लेकिन इंक्लूड ज़्यादा यूज़ होता है, रिक्वायर नहीं यूज़ होता। दोनों का काम सेम है। तो जहाँ पे भी आपने इस चीज़ को इंसर्ट करना है, यानी कि पेज के अंदर पेज इंसर्ट करना, शॉर्ट बात, आप इंक्लूड की कमांड यूज़ करते हो, पेज के अंदर पेज। तो बस ये आज की जो क्लास थी। बाकी इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास होगी, उसमें फिर हम डाटा सेव करेंगे, डाटा को रिट्रीव करेंगे, अपडेट और डिलीट करेंगे, तीनों चारों काम इकट्ठे करेंगे। तो आपकी ये सारी चीज़ें कवर होंगी। कमांड मैंने आज आपको बता दी है कि किसके थ्रू होगा। कल हम डायरेक्टली वही कमांड इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएंगे, इस डेटाबेस को इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम कनेक्शन बनाएंगे, कनेक्शन बनाने के साथ ही फिर हम क्यूरीज लगाएंगे, डाटा जो इस फॉर्म के अंदर है, ये जो हमने छोटा सा एक फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। कल इसी का मैं डेटाबेस पहले से मैं बना लूँगा। डेटाबेस आप खुद भी बना सकते हो या कल आपके सामने बना लूँगा, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या क्या सेव कराना है आपने देखा ही होगा। हमने इसके अंदर तीन चीज़ें सेव करानी है, नेम, सिटी और जेंडर, सॉरी ये स्टूडेंट टाइप। तो ये तीन का हमने टेबल बनाना है। तो एक डेटाबेस डमी सा बनाएंगे, उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर ये डाटा, फिर हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। ये जो भी डाटा हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे वो हमारा उस टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। फिर वहाँ से हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से डाटा डिलीट करना है ना अंदर से, तो ये आपका ये साथ देखो डिलीट लिखा हुआ है। एडिट करना है जो पहले से लिखा हुआ है, तो अपडेट यानी कि जिसे कहा जाता है, तो ये डबल क्लिक करोगे तो आपका ये वो एडिट फील्ड में चला जाता है। क्लिक करके एंटर करोगे तो अपडेट, तो ये देखो ये ऊपर ऑटोमेटिकली आपकी वो क्यूरी भी आ गई अपडेट की। अपडेट टेबल नेम सेट यूज़र ID ABC वेयर यूज़र लॉगिन टेबल डॉट ID इक्वल टू। तो ये कमांड होती है, जैसे आपकी वेबसाइट की कमांड है। ये साथ साथ आपको यहाँ पे कमांड दे रहा है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये कमांड नहीं होंगी, आपको ज़बानी याद करनी पड़ेंगी। इतनी मुश्किल कोई नहीं है वैसे, सिर्फ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इन ब्रैकेट कॉलम नेम, आउट ब्रैकेट वैल्यूज़, फिर इन ब्रैकेट वैल्यूज़ जो भी आपने लिखनी है वो बस। डिलीट का भी ऐसे ही होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल है वैल्यू। अपडेट भी ऐसे ही है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल है वैल्यू, वेयर कॉलम इक्वल है वैल्यू। मतलब कि वो कंडीशन हमने लगानी है कि कौन सा कॉलम अपडेट हो। तो ये आपकी सारी चीज़ें, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद आपने अब प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि टेस्ट फेज़ आपका बेहतर है, टेस्ट फेज़ को शुरू कर दें बनाना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा। बाकी सबमिट आपने वही करना जो